नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। सत्ता में चाहे रहे कोई किंग बनते हैं नीतीश कुमार, हारी बाजी भी कैसे जीत जाते हैं सुशासन बाबू। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। कभी कहा जा रहा था कि नीतीश की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो वह किंग मेकर बनकर उभरे हैं। भले ही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, मगर उनके पाला बदलने की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि एनडीए ने कुछ वीडियो और तस्वीरों को जारी कर इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। दरअसल जिस वक्त नीतीश के पाला बदलने को लेकर चर्चा का दौर जोर पकड़ रहा था, उसी दौरान एनडीए के साथी दलों की फोटो और वीडियो रिलीज किए गए। इस वीडियो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक कुर्सी की दूरी पर दिखे। तस्वीरों में भाव यह था कि मैंडेट के बाद एनडीए मजबूत है और अपने दम पर 5 साल सरकार चला लेगा। मगर जब दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू हुई तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चच्चा नीतीश को याद किया। दिल्ली में बुधवार 5 जून को एनडीए और इंडिया की बैठक हुई थी। पटना से जब दिल्ली के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उसमें नीतीश और तेजस्वी एक साथ नजर आए। जब इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, सलाम दुआ हुआ, मेरी सीट पीछे थी, बाद में उन्होंने मुझे आगे बुलाया। यह सब बातें समय पर की जाती है, यह सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती है। इसी साल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। बीजेपी हो या तेजस्वी, दोनों को सूबे से लेकर दिल्ली की सियासत में नीतीश फैक्टर की अहमियत का अंदाजा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 में नीतीश ने लालू के साथ 20 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की। बिहार में हाशिए पर बैठे लालू की सियासत को नीतीश ने आबाद कर दिया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार में लालू नीतीश कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि फिर 2017 में नीतीश करप्शन के सवाल पर पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ मिलकर लड़े। बिहार की 40 में से 39 सीट अलायंस ने जीती, इसमें एलजेपी भी शामिल थी। मगर जब सरकार बनने की बारी आई तो शपथ वाले दिन नीतीश ने फैसला पलट दिया। मोदी 2.0 में जिस दिन शपथ का कार्यक्रम था, तब शाम 4 बजे नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। पटना से दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा होती है कि नीतीश कुमार 2 मंत्री पद चाह रहे थे, जिसके लिए शायद बीजेपी राजी नहीं हुई। गठबंधन धर्म का पालन किसने किया किसने नहीं, यह सामने नहीं आया। मगर इतना जरूर है कि 2019 में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी थी और तब साथी दलों के पास कैबिनेट बर्थ मांगने के लिए उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और नीतीश सीएम का चेहरा थे। इस चुनाव से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच बातें बिगड़ने लगी। इस बीच चिराग पासवान अलग हो गए। चिराग ने 142 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से ज्यादा जेडीयू के खिलाफ थे। आरोप लगा कि चिराग को जानबूझकर नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ उतरवाया गया ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। नतीजे भी उसी तरह से आए और नीतीश कुमार कमजोर हो गए। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम प्रोजेक्ट किया और वो मुख्यमंत्री बने भी। नीतीश सीएम बन गए, लेकिन दिल्ली से दूरी दिखने लगी। आखिरकार वो वक्त फिर आया जब नीतीश ने बिहार की जनता की भावनाओं के नाम पर एक बार फिर पलटी मार ली। नीतीश ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। आरजेडी ने नीतीश को हाथों हाथ लिया। इसी दौरान अमित शाह का बयान चर्चा में आया, जब उन्होंने कहा कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। वहीं आरजेडी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार मोदी रोको मोर्चे में जुट गए। वे इंडिया अलायंस के झंडा बरदार बने और सबको साथ इकट्ठा किया। उस वक्त एक तस्वीर भी खूब चर्चा में आई, जब नीतीश कुमार के बैकड्रॉप में लाल किले की तस्वीर दिखाई दी। समर्थकों ने उन्हें मोदी को काउंटर करने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब भी गाहे बगाए ये बात सामने आ जाती है। हालांकि नीतीश के पीएम वाले सपने को झटका तब लगा जब इंडिया अलायंस की मीटिंग में नीतीश को संयोजक पद देने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। यानी सारी मेहनत नीतीश ने की, लेकिन नाम दूसरे नेताओं के प्रस्तावित होते चले गए। नीतीश ने माहौल फिर भांपा और फिर पलटी मार लिए।
नीतीश की एनडीए गठबंधन में लौटने की काफी आलोचना भी हुई। राजनीतिक गलियारों में यह कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार कोई बड़ा फैक्टर नहीं रह गए। इसकी वजह यह थी कि पहले नीतीश अपने डिप्टी चुनते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ अग्रेसिव रहने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया। इस पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। वैसे बिहार बीजेपी की यूनिट ने तो 2024 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब दिल्ली के आदेश पर नीतीश के साथ अलायंस हुआ तो लोकल बीजेपी यूनिट की तरफ से शार्प रिएक्शन नहीं आया। अब जो नतीजे आए उसे देखकर लगता है कि बीजेपी का फैसला सही था, क्योंकि यूपी, राजस्थान, बंगाल में नुकसान हुआ, मगर बिहार में नीतीश के बूते एनडीए 30 तक पहुंच गया। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अब फिर से बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि वे इस बात का अंदाजा लगाने में माहिर हो चुके हैं कि सत्ता की हवा किधर बह रही है। यही वजह है कि जब भी उन्होंने पलटी मारी है तब तक वे सत्ता के केंद्र में रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी के साथ नीतीश जब गए तब उन्हें सीएम बनाया गया। इसी तरह से एनडीए में रहने पर भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी ही मिली। वह ये बात समझ चुके हैं कि कब किसके साथ जाना है। आने वाले 5 सालों में भी नीतीश कुमार इसी तरह से राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं, पार्टी नेताओं ने कर दिया साफ। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राजग के 2 प्रमुख सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी पर डोरे डालने की विपक्षी गठबंधन की कोशिशों के बीच दोनों दलों ने साफ किया है कि वे राजग के साथ है और साथ ही रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और साथ ही राजग को पूर्ण बहुमत मिलने पर बधाई भी दी। चुनावी नतीजे आने के बाद तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी पूरी मजबूती से राजग और मोदी के साथ है। पार्टी का यह अंतिम फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार राजग सरकार का गठन होगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी साफ किया कि पार्टी राजग के साथ है और रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। टीडीपी ने स्पष्ट किया कि वह राजग का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी रहेगी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा की और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर बधाई भी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके भी कहा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में राजग की जीत पर बधाई देता हूं। यह जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लिए इसके विजन में उनके भरोसे को दर्शाता है। चलिए अब बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी से कम सीटों पर लड़कर ज्यादा सीटों पर नीतीश का जलवा, 12 सीटों पर जीत हासिल करके भी चमक गए। जी हां, देश के साथ ही बिहार के भी सभी 40 लोकसभा सीटों के नतीजे आ गए थे। पहले माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी की पार्टी आरजेडी सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बड़ी ताकत बनकर उभरे और जनता दल यूनाइटेड ने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। बिहार में बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीते। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की 16 सीटों पर नीतीश की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की। बांका से गिरधारी यादव 1,03,844 मत से जीते। भागलपुर से अजय कुमार मंडल 1,04,000 से ज्यादा वोटों से जीते। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन 1,27,000 से ज्यादा जीते। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल 1,84,000 से ज्यादा वोटों से जीते। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव 1,74,000 से ज्यादा वोटों से जीते। मुंगेर से लल्लन सिंह 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार 1,69,000 से ज्यादा वोटों से जीते।
शिवहर से लवली आनंद 29,000 वोटों से जीते। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर 51,000 से ज्यादा मतों से जीते। सीवान से विजय लक्ष्मी देवी 92,857 वोटों से जीती। सुपौल से दिलेश्वर कमेत 1,69,803 वोट से जीते और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार 98,675 वोट से जीते। बात अगर 2019 के चुनाव नतीजों की जाए तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 17 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 16। चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीती थी। एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने किशनगंज सीट से चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका अब रहने वाली है। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक महादलित समुदाय और महिलाओं ने जेडीयू के पक्ष में जमकर वोटिंग की। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले के बाद से ही ज्यादातर महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में गोलबंद रही है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश पर टिकी सभी की निगाहें, नतीजों के आते ही क्या फिर करेंगे खेला। जी हां, लोकसभा चुनाव नतीजों ने एक बार फिर त्रिकोणीय राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्व को रेखांकित किया है। पिछले 5 वर्षों में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में जाने के बावजूद कुमार बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। नीतीश आगे भी अपना महत्व साबित करते रहे, इसे लेकर वे सियासी दांव खेल रहे हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी अपने दम पर 272 के आंकड़े से काफी पीछे रह गई। इसे देखते हुए इंडिया गठबंधन को नीतीश में उतनी ही दिलचस्पी बढ़ गई है जितनी भाजपा को है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ साथ एनसीपी नेता शरद पवार भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यह नीतीश कुमार का काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन है जिसे बिहार में लोगों से सराहना मिली है। जेडीयू उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है जिन पर उसने चुनाव लड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 18 साल से बिहार की राजनीति में शीर्ष पर रहे नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर आज के समय में अन्य पार्टियों के लिए यह काफी मुश्किल हो गया है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया है, लेकिन उनके सियासी दांवपेच ने इस सोच को नकार दिया है। हालांकि खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद की पेशकश की है। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इस सवाल पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हम अपने पिछले रुख पर कायम हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू एक बार फिर एनडीए में अपना प्रदर्शन जताती है। हम एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, एनडीए के साथ रहना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के मुताबिक जेडीयू ने इस चुनाव में 12 सीटें जीती है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मतों की गलत गिनती पर सपा प्रत्याशी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, करेंगे अर्जी दाखिल। जी हां, लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले अलीगढ़ से सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने कहा कि मतों की गलत गिनती पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। वे 6 जून को दिल्ली जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए आदेशित करेगी तो फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि 23, 24, 25, 26, 27, 28 चक्रों में मतों की गलत गिनती की गई। जबरन हार के बारे में सपा शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। लगातार पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के फोन उनके पास आ रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर सपा के चौधरी विजेंद्र सिंह ने मतगणना के आखिरी दौर तक कांटे का मुकाबला किया। भाजपा के सतीश गौतम ने विजेंद्र सिंह को 15,647 मतों से हरा दिया। सतीश गौतम को 5,01,834 तो विजेंद्र सिंह को 4,86,187 वोट मिले। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी और सीबीआई की तरफ से अंतिम आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिकाओं पर विचार के लिए फिर से आग्रह कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी और सीबीआई द्वारा 3 जुलाई तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतिम शिकायत व आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने 21 मई को कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज अलग अलग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था यह मामला उनकी ओर से सत्ता का गंभीर दुरुपयोग किए जाने और जनता से विश्वासघात से जुड़ा है। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं। इसके पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। ईडी ने पिछले साल 9 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। वह इस समय दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी अपडेट। सिस्टम का मजाक बना दिया, ईवीएम तोड़ने वाले विधायक को सुरक्षा देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी विधायक को मिली अंतरिम सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को सिस्टम के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। इस दौरान अदालत ने खासतौर से वीडियो सबूत का भी जिक्र किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी विधायक पिन्नेली रामाकृष्ण रेड्डी के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को भी गैर जरूरी बताया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा यह सिस्टम के साथ भद्दा मजाक है। अंतरिम सुरक्षा देना बहुत ही गलत है। इसकी जरूरत आखिर क्या थी? विधायक रेड्डी पर मतदान केंद्र में जाकर ईवीएम तोड़ने के आरोप है। माचेरला विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार रेड्डी अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर मतदान केंद्र में घुसे और वीवीपैट व ईवीएम मशीनों को तोड़ दिया। उच्च न्यायालय ने 28 मई को रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तेलुगु देशम पार्टी के पोलिंग एजेंट की तरफ से दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। पहली याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका के जरिए यह बताया गया था कि वीडियो सबूत होने के बाद भी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा कि वीडियो सबूत खुद ही सब कुछ बता रहे हैं। उन्होंने कहा जमानत का सवाल ही कहाँ है। अगर हम इस पर रोक नहीं लगाते हैं तो यह न्याय व्यवस्था के साथ बड़ा मजाक होगा। अदालत ने रेड्डी के 4 जून को माचेरला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कहा कि अदालत रेड्डी के खिलाफ 6 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों से संबंधित याचिकाओं पर बिना किसी संकोच के निर्णय ले। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।